नमस्कार, स्वागत आप सभी का 2023 की महाभारत में। तो चुनावी साल है और मुद्दों की भरमार है। पब्लिक क्या सोचती है, राजनेता क्या बोलते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं 23 की महाभारत। तो एमपी में चुनावी साल में सवालों का सिलसिला चल रहा है। जहां सीएम शिवराज कमलनाथ पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, तो कमलनाथ सवाल से ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। चुनावी साल में एमपी में सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम के बीच सवालों का सिलसिला भी चल रहा है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर सत्ता के लिए राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने कैसे 2018 के चुनाव के दौरान उनसे झूठे वादे किए थे। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से वचन पत्र को लेकर सवाल किया। अनेकों योजनाओं के माध्यम से निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के माध्यम से भी जनता की सेवा हो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा हो। लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली आई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें, वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें। अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी, वो भी ना बताएं। और इसलिए जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, जिसमें अभी करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच संकल्प पत्र और वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर सवालों की सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर तीखे सवाल दाग रहे हैं। की बौछार हो रही है। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, सियासत में सवाल तो अच्छे होते हैं, लेकिन सवालों के जवाब में जवाब ना मिलकर अगर सवाल ही खड़ा कर दिया जाए तो फिर क्या ही कहा जाएगा। सवाल के एवज में सवाल ही हो रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। नजर आ रही है 14 सवाल अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से पूछ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 15 महीने वर्सेस 18 साल को लेकर ये सवालों का दौर जो है लगातार जारी है, लेकिन जवाब दोनों तरफ से निकलकर नहीं आ रहे हैं। चुनावी साल है और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के 2018 से पहले जो वचन पत्र जारी किया गया था उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वचन पत्रों का क्या हुआ। किसानों को लेकर जो वचन पत्र में ऐलान किए गए थे 15 महीने की सरकार पर, उसमें अमल क्यों नहीं हुआ। और उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर सवाल पूछा और कमलनाथ से ये सवाल पूछा कि जो किसानों के लिए 5 साल में रियायती दर पर ऋण देने का ऐलान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दिया था, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, उसकी शुरुआत क्यों नहीं हो सकी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से सवाल पूछा है। तो कुल मिलाकर हम यदि देखें तो दोनों तरफ से सवालों का दौर जारी है और चुनाव से पहले ये दौर और कितना लंबा चलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा, लेकिन जवाब तो आ नहीं रहे हैं। अनुराग, हमने देखा कि कमलनाथ अभी बीते दिनों एक सवाल के जवाब में ये कहते हुए नजर आए कि मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है कि मैंने क्या किया है। और सवाल केवल 15, 16, 18 महीने की सरकार जो रही उससे सवाल करने के बजाय अपने भी तो कामों का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर दोनों यही कहते रहेंगे कि जनता सब जानती है कि हमने क्या किया, तो फिर सवाल कर क्यों रहे? बिल्कुल पुनीत, देखिए जनता भी जो है सवालों के जवाब चाहती है कि उनके हित में जो ऐलान किए गए थे उन पर कितना अमल हुआ। सवाल जनता का भी दोनों तरफ से है कि आखिर बीजेपी सरकार में रहते हुए कितने वायदों पर अमल किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में क्या किया, क्योंकि कमलनाथ
बार बार इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि हम 15 महीने की सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे उनके कार्यकाल पर सवाल मांग रहे हैं तो उसके जवाब आखिर निकल कर क्यों नहीं आ रहे। तो सवाल कई तरह के हैं और जनता भी उन जवाबों का इंतजार कर रही है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से पूछ रहे हैं और कमलनाथ जो शिवराज से पूछ रहे हैं, क्योंकि जवाब तो आना चाहिए, जनता को भी पता चलना चाहिए कि उनके हित के लिए जो ऐलान दोनों तरफ से किए गए थे उन पर कितना अमल हो पाया है, कितना अमल हो पाया। लेकिन यहाँ तो सवाल के एवज में सवाल हो रहा है, जवाब तो आ नहीं रहा है। जनता भी समझ रही है कि सवाल के एवज में सवाल का मतलब क्या होता है, बात को कैसे गोलमोल कर देना है, ये राजनीतिज्ञ अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जनता भली भांति पहचानती है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को कोरोना के बताया है। उन्होंने कमलनाथ को लेकर कहा कि कांग्रेस के लोग ही कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग वेरिएंट के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे तंग आकर ही कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलोन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में अब कमलनाथ की तरफ से जवाब भी आया है। गृह मंत्री ने कुछ कहा तो कमलनाथ ने कहा कि चुनाव न लड़ने की बात, ये न लड़ने वाली बात जो है ये केवल भ्रमजाल और ये जो है बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रम है। हालांकि अभी कहां से वो चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी ये तय नहीं है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे वो कह रहे। मीडिया पे बात चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में ही है, मेरा गांव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। तो टिकट देने का ये पूरा मामला है। चुनाव न लड़ने की खबरों को अफवाह बता रहे हैं कमलनाथ, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो निशाना साध रहे हैं और कोरोना की एंट्री उन्होंने करा दी सियासी लड़ाई में। वासु चौरे हमारे संवाददाता जो है भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। वासु, कमलनाथ कुल मिलाकर टारगेट हो चुके हैं और उनके जरिए कांग्रेस भी टारगेट की जा रही है। हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के अंदर ही कितना घमासान मचा हुआ है, इसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, जो कांग्रेस के नेता ही अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस के लिए विपक्ष बीजेपी को एक फ्री हिट मिल रहा है कांग्रेस को हिट करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ एक पूरे प्रदेश में माहौल तैयार करने के लिए। जहां हमने देखा कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग ने एक कैंपेन शुरू किया, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया, तो उस पर सवाल खड़े कर दिए अरुण यादव ने, अजय सिंह जैसे बड़े नेताओं ने जो एक विंध्य में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और एक निमाड़ के बड़े नेता हैं। और उसके बाद आप देखिए लगातार कई तरीके की जो खबरें हैं वो कांग्रेस के अंदर घमासान की, विवादों की निकलकर सामने आई, चाहे फिर जीतू पटवारी के कार्यकारी अध्यक्ष होने का मामला हो। इस सबसे कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार मौका मिल रहा है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस को घेरने का काम लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और लाजमी है कि कमलनाथ टारगेट पर रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत हद तक तय है कि अगर कांग्रेस अच्छा कर पाती है चुनाव में तो कमलनाथ के चेहरे पे ही, कमलनाथ के दमखम पे ही, और कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता होने के नाते हाईकमान भी ये भली
भांति समझ रहा है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में एक सिंगल व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्टी को बेहतर रूप से लीड कर सकते हैं और यथासंभव वही मुख्यमंत्री के लिए फेस भी है। अलग हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के अंदर ये अब घमासान मचा हुआ है, तो बीजेपी की जरूर ये पूरी कोशिश है कि कमलनाथ को टारगेट पे लिया जाए, उनकी छवि को कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए जनता के मन में, ताकि बीजेपी के लिए जो आने वाले समय में राह है वो आसान हो जाए। क्योंकि देखिए एक चीज है कि कमलनाथ जब केंद्र की सियासत किया करते थे और केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तब सारे पूरे मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस के नेता जो हैं, उनके लिए वो बड़ा चेहरा हुआ करते थे। लेकिन अब जब वो खुद प्रदेश की सियासत में आ गए हैं तो फिर वो टांग खिंचाई वाला हिसाब जो है वो तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। सियासत इसी का नाम है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट के रोक लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। कहा है कि आगे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर हम कदम उठाएंगे। सुनिए जरा। अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। तो ये पूरा मामला जो है, ये सब कुछ आरक्षण बिल जो है आया है, इसी पर सब कुछ चल रहा है। कोर्ट भी पहुंचा और अब कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद विधिवेत्ताओं से राय लेने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आरक्षण बिल पर इस बीच सियासी घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ में भी तो चुनाव है। राज्यपाल की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। कहा है कि राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान है। बीजेपी के हाथों की राज्यपाल बीजेपी के हाथों खेल रही हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आर्टिकल 200 के तहत 3 ही काम राज्यपाल कर सकती हैं, दस्तखत कर दें बिल पर, या लौटा दें, या फिर अनंत काल तक अपने पास रोक लें। लेकिन अनंत काल का मतलब इतना लंबा समय नहीं होता। राज्यपाल छोड़े गए ग्रे एरिया का दुरुपयोग कर रही हैं, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बड़ी बहन की तरह। लेकिन जहां राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंतकाल मतलब यह है कि उम्मीद नहीं किया जाता, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लिहाजा हमने रतलाम में लोगों से बात की और उनसे जानना चाहा कि उनके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और वे इस बार पोलिंग बूथ पर क्या सोचकर जाएंगे। सेव, साड़ी और सोने के लिए मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर रतलाम से मैं हूं सुधीर जैन। आज हम बात करेंगे रतलाम शहर विधानसभा नंबर 220 की, जहां से चेतन कश्यप बीते 10 सालों से विधायक है। और इस बार क्या है रतलाम शहर की जनता के मन में, किन मुद्दों को लेके वे सन 2023 नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। अभी हम खड़े रतलाम के कालिका माता जो मंदिर प्रांगण से लगा हुआ एक मार्केट है, वहाँ हम खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या उनके मन में है, किन मुद्दों को लेके वे इस बार शहर की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को चुनने जा रहे हैं। सर आप बताएं, विधानसभा चुनाव होने को है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता और आपके अगर मैं बात करूं तो आप वोट देने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के साथ ही जो योजनाएं शासन की है, उन शासन की योजनाओं को जो अमल में लाया जाता है उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। चाहे वो यातायात की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की योजनाओं को मूर्त देने के बाद उनमें होने वाले व्यय और उनको फिर अनदेखा करके आज तक उस परिणाम तक नहीं पहुंचते हैं। अब देखें कि आप अगर सड़कें बन रही है तो सड़कें बनने के बाद जब सड़कों जहां जिस पॉइंट पे जुड़ना होता है उस जुड़ने वाली जगह को आप छोड़ देते हैं, जिससे व्यक्तियों को जंप मार के निकलना पड़ता है। सड़कों यातायात के साथ में अतिक्रमण, अवैध निर्माण आप चालू करते हैं
और चालू करने के बाद इस तरह से बंद करते हैं। योजना शुरू करके उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। सर आप बताएं क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई और राष्ट्रवाद वाला मुद्दा छाएगा और इसी आधार पर चुनाव होंगे और इसी आधार पर जिसकी भी सरकार बनेगी। रतलाम शहर में क्या लगता है? रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। काम हुए यहाँ पे? बहुत काफ़ी काम हुए हैं, सड़कें बनी है, औद्योगिक विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सोने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। काम हुए रतलाम में कुल मिला के। सर आप बताएं, आप तो सीनियर सिटीजन है यहाँ पे, क्या मुद्दे रहेंगे रतलाम चुनाव में इस बार? सर मैं कांग्रेस का भी हूँ, जी कार्यकर्ता हूँ, शुरू से ही हूँ, लेकिन जो शहर के विधायक हैं वो विकास तो कर रहे हैं। मैं एज ए कांग्रेसी भी हूँ, उनका इस बात में समर्थन करता हूँ कि रतलाम में वो कांग्रेसी नहीं एक समाज सेवी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो काम हुआ है। कांग्रेस के लोग भी अभी कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सर आप बताएं, आप क्या मुद्दे रहेंगे? मेरी राय में ये मुद्दे रहेंगे और रहना चाहिए। असल में एजुकेशन के नाम पर रतलाम में कुछ नहीं है। जो सरकारी स्कूल थे प्राइवेट स्कूल में तब्दील हो गए हैं और जो मर्ज किए गए स्कूल उससे बड़ी असुविधाएं हुई हैं लोगों को। खास करके मिडिल और प्राइमरी सेक्शन में जो सरकारी स्कूल कार्यरत थे वो स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए। इसी तरह से जिस तरह से विकास बेतरतीब विकास के नाम पे कहीं भी गड्ढे खोद देना, कहीं भी सड़कें खोद देना, यातायात को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देना, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों पर इस बार पब्लिक में कोई ना कोई इस तरह से चेतना जरूर जागेगी और इस तरह की मांग की जाएगी कि हमारे स्कूलों का शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए और खास करके गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मुद्दे जरूर रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा बड़ा मुद्दा रहेगी कुछ लोगों के ये भी कहना। सर आप बताएं क्या रहेगा इस बार चुनाव में खास? इस बार चुनाव में जो वकील साहब ने भी बोला, निश्चित रूप से जो है शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। रतलाम शहर में आप देखेंगे कि जितने प्राइवेट स्कूल है उनमें जो है इतनी फीस ली जा रही है कि नॉमिनल आदमी, सामान्य आदमी उस फीस को वहन नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट स्कूलों में ये स्थिति है कि यदि बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो गवर्नमेंट का एक भी नाम उत्कृष्ट विद्यालय, लेकिन कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं। इस व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो है, हमने कोरोना काल देखा है, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे सिविल हॉस्पिटल में जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। आप कोई भी पेशेंट जाए, कोई भी एक्सीडेंट होके जाए, वहाँ टाँके लगाने वाले नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्स उपलब्ध नहीं है, स्टाफ भी वहाँ उपलब्ध नहीं होता। मेडिकल कॉलेज जो बहुत सालों के मांगों के बाद, बहुत प्रयास के बाद मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज की ये स्थिति है कि वहाँ भी किसी प्रकार से मरीज को जो है समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे विधायक जी से हमारा निवेदन है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जो है अपना अच्छा प्रयास करा, उन्होंने जो है ऑक्सीजन मशीन लगे, लेकिन वो मॉनिटरिंग करे। शिक्षा और स्वास्थ्य का कहना है, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सर आप बताएं, आप तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जिसको देखे रतलाम की जनता वोट देने बूथ तक के जाएगी? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का। बेरोजगारी जितनी मतलब जो है, जो दुकानें अतिक्रमण में थी तोड़ी गई, अच्छा ही किया, पर उनको मतलब जो पुनर्वास करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास न तो नगर निगम द्वारा हुआ न विधायक द्वारा हुआ। और ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी उठेगा, क्योंकि मतलब जो है इन पिछले 10 सालों में हजारों बेरोजगार बढ़ाए गए हैं, 100 को भी मतलब जो है रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। आप युवा है सर, आपने क्या, आपके मन से आपको क्या लगता है कि इस बार क्या सोच कर रतलाम की जनता वोट देने जाएगी? सर विकास ढूंढने के लिए तो खुद विधायक जी और महापौर जी को लेकर गली गली भटक रहे हैं। विकास का तो कोई अता पता नहीं है, सिर्फ झूठी बातें वो करना जानते हैं। शहर में साड़ी कॉम्प्लेक्स, गोल्ड कॉम्प्लेक्स की घोषणा पिछले 10 वर्षों से उन्होंने की हुई है, अभी तक कोई ठोस व्यवस्था उसकी नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर से पेशेंट आए या लोकल पेशेंट जाए उसको रतलाम छोड़ के बाहर ही इलाज कराने जाना होता है। सिविल हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में गड्ढों की हालत आप जानते ही हैं, शहर में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता नहीं चल पा रहा है। की समस्या ज़्यादा है, उसको लेके जो है लोग वोट करेंगे ऐसा कहना। सर आप तो शहर के वरिष्ठ नागरिक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार जो है परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा कहना है। कुल मिला के मिलीजुली प्रतिक्रिया है रतलाम शहर की जनता की। और अब देखना यह है कि जनता के मुद्दे इस बार क्या रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर इस बार रतलाम शहर की जनता सरकार चुनेगी, अपना विधायक चुनेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही दे पाएगा। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। चलिए बड़ी खबर बताते कोरबा से। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्कूल बस में आग लगी है।
और ये स्कूल बस जो है जैन पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है, जिसकी बस में आग लगी है। पंचर बनाते समय यह हादसा हो गया और बस जलकर खाक हो गई। जैन पब्लिक स्कूल की ये बस्ती कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी कला गांव के पास ये घटना हुई है। अब्दुल असलम संवाददाता कोरबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी अब्दुल इस घटना को लेकर? जी, आपको बता दूं कि घटना जो है कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी कला गांव के पास ये घटना घटी है, जब स्कूल बस जो है गोड़ी में जो संचालित जैन पब्लिक स्कूल है वहां से बच्चों को लेकर छुरी कला जो है गांव छोड़ने के लिए जा रही थी। उसी वक्त छुरी के पास ये घटना सामने आई है। जब उसके बाद आग जैसी लगी तो बच्चे भी उसमें सवार थे, लेकिन बड़ी घटना एक टल गई। जिस तरीके से बच्चों ने बस से उतरकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई और ड्राइवर ने भी जान बचाई, और जो बस जो है फिर धीरे धीरे जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। और इसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दी गई। पुलिस दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यानी कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, ये कह सकते हैं। बच्चे सवार थे और तब आग ये लगी। पंचर बनवाया जा रहा था, बच्चे उतर गए और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।